नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां ऑक्सीजन सिलेंडर हटाने से एक मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि वार्ड बॉय ने जानबूझकर उनके परिचित का ऑक्सीजन सिलेंडर हटाकर दूसरे मरीज को लगा दिया था। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। शख्स की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। मामला शिवपुरी जिला अस्पताल के कोविड आईसीयू का है। यहां भर्ती एक मरीज सुरेंद्र शर्मा की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा करना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि कोविड आईसीयू में तैनात स्टाफ व डॉक्टर्स ने सुरेंद्र शर्मा को जो ऑक्सीजन लगा हुआ था उसे हटा दिया था। मृतक के परिजनों की मांग थी कि कोविड आईसीयू में लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल कर आरोपी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद ही वह मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए जाने देंगे। मामला बिगड़ता देख मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक द्वारा 3 सदस्यीय डॉक्टरों की एक जांच टीम का गठन किया गया है। यह टीम 48 घंटे में पूरे मामले की जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे पिताजी को थोड़ी सी दिक्कत थी तो यहाँ पिताजी को भर्ती करवाया था जी। 2-3 दिन से पिताजी की स्थिति अच्छी थी, बढ़िया थी, खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, सब कुछ अच्छा। क्या हुआ, इनने रात में लगभग जितने बजे की इनने ऑक्सीजन हटा दी। जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई तो उनको तड़पते रहे। वो सुबह उनका फ़ोन आया मेरे पास, सुबह फ़ोन आने से फ़ोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते दौड़ते, मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, पिताजी तड़प रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। देखिए, शिवपुरी जिले के पिछोर ब्लॉक के ग्राम दुर्गापुर के निवासी शासकीय शिक्षक सुरेंद्र शर्मा कोरोना से पीड़ित थे और यहाँ एडमिट थे। उनके पुत्र ने आरोप लगाया कि उनका ऑक्सीजन सपोर्ट हटा लेने के कारण, देर रात से ऑक्सीजन सपोर्ट हटा दिया था, उसके कारण से उनकी मृत्यु हुई है। मामला चूंकि बेहद गंभीर था, मैंने CMHO डॉक्टर AN शर्मा जी को भी फ़ोन किया। मैंने अक्षय निगम जो डीन है मेडिकल कॉलेज के, उनको भी फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि CCTV फुटेज मुझे देखना चाहिए। CCTV फुटेज जब हमने देखे तो वह आरोप सिद्ध हुआ है, क्योंकि रात में 11 बजे वार्ड बॉय ने वो ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए जो पोर्टेबल यूनिट थी पहले उसको हटा दिया और सुबह 8 बजे के आसपास जब पेशेंट को बहुत घबराहट होने लगी, वो अचेत अवस्था की ओर जाने लगे, उस समय भी पूरी रात भर के मैंने फुटेज चेक की है। ड्यूटी डॉक्टर ने एक बार भी पेशेंट की स्थिति को समझकर देखने की कोशिश नहीं की। कोरोना पेशेंट का जो मुख्य रूप से जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट यही है कि उसे ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन यदि समय पर सही ढंग से होता रहेगा तो वो सबसे बड़ा इलाज है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक जिला चिकित्सालय शिवपुरी के आईसीयू का और आइसोलेशन वार्ड का है, हमारे पास 76 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं आइसोलेशन वार्ड में और 30 बेड की आईसीयू है, जहाँ हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। 13 हमारे पास HNFU मशीन है, जिसमें से कल सिर्फ 4 का यूज हुआ है। बाकी हमारी अभी जो है 7 मशीनें, 8 मशीनें जो है अभी भी रिजर्व में हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त भंडारण है, कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी जो पेशेंट अभी मुझे पता लगा है, झांसी से जो पेशेंट 11 तारीख को शिफ्ट हुआ था, जो डायलिसिस करवा रहे हैं। देश में इस वक्त कोरोना के कारण हालात काफी बिगड़ गए हैं। हर राज्य की एक ही तस्वीर दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच बद इंतजामी भी हो रही है। यहां राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल दहला दे। इस जगह पर कोरोना से मृतक व्यक्तियों के शवों को कचरा फेंकने वाली गाड़ी में ले जाया जा रहा है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित डोंगरगांव में 2 सगी बहनों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यहां तय वक्त पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल सके, जिस कारण इनकी मौत हो गई। इन तीनों मौतों के अलावा डोंगरगांव के ही सरकारी अस्पताल में कोरोना पीड़ित व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठा। चारों मौतों से हाहाकार मचा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शर्मनाक रहा। यहां नगर पंचायत के कचरा फेंकने वाले वाहन में शवों को ले जाया गया। डोंगरगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के BMO ने भी इन मामलों के बाद अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। जिले के हर कोविड केयर सेंटर में जो ब्लॉक में बने हैं, सब में हमने 10 से 15 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की है। और जो डेथ की जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है, उसमें कल 3 महिलाएं जो एडमिट हुई थी,
एक की डेथ रात को हुई और 2 की डेथ आज सुबह हुई है, और तीनों को ऑक्सीजन भी लगाया गया था। ऑक्सीजन कमी नहीं होने दी गई थी इनको, क्योंकि वो सैचुरेशन कम था। उसी स्थिति में कोविड केयर सेंटर में एडमिट हुए थे। एक की मौत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसकी जानकारी मेरे को अभी डिटेल मंगाया हूँ, आने के बाद बता दी जाएगी। सर शवों को कचरा फेंकने वाले वाहन से उठाया जा रहा है, किसी प्रकार के 100 वाहन की व्यवस्था नहीं है। ये सीएमओ नगर पंचायत और की व्यवस्था में वो उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनके द्वारा किया जाना, ताकि सबों का जो अभी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहाँ ले जाया जाए। सर वो नेगेटिव है, लेकिन वो होम आइसोलेट होकर के हैं। और उससे जानकारी ली गई, उसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम आ गया है और वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी, उसको रेस्ट करने कहा गया आज। तो ये 2 अलग अलग राज्यों के मामले हमने आप तक पहुंचाया, और इन दोनों ही मामलों में जो बात कॉमन निकलकर सामने आ रही है वो ये कि दोनों ही केसेस में ऑक्सीजन की कमी से कोविड मरीजों की मौत हुई। हालांकि राजनांदगांव में जो देखने को मिला वो काफी संवेदनहीन था, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर दी गई। यहां शवों को कचरा वाहन से ले जाया गया, यानी अस्पताल में एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं था। इन्हीं मसलों पर चर्चा करने के लिए 2 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद चौधरी जी जो कि कांग्रेस से हैं, इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी से प्रीति दुबे जी। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रीति जी आपके साथ शुरुआत कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, सबने देखा कि किस तरीके से एक वार्ड बॉय की लापरवाही ने मरीज की जान ले ली। सवाल यहां पर यह है कि ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा पड़ गई थी कि वार्ड बॉय को किसी एक मरीज से ऑक्सीजन निकालकर दूसरे को लगाना पड़ा। ये खबरें पल्लवी जी, ये खबरें मैं भी आप सुन रही हूँ, और इस बारे में जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो बहुत कुछ, लेकिन जितनी भी है ये दुखद घटना तो रही है। और कोविड से आज पूरा भारत सफर हो रहा है। मध्य प्रदेश की जो घटना है वो कहीं न कहीं शर्मनाक है, उसके लिए तो कहीं ये नहीं किया जा सकता है कि हम अफसोस नहीं करें। अफसोस तो हमें है ही है इस घटना का। ठीक है, अफसोस है आपको। बताइए अरविंद चौधरी जी, जो राजनांदगांव में हुआ, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में, उसका अफसोस आपको भी होगा, आपको भी लग रहा होगा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पहले तो ऑक्सीजन की कमी से 4 लोगों की जान चली गई, उसके बाद शवों के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं हम, एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा शवों को, उसे हम कचरा वाहन में लेकर जा रहे हैं शवों को, तो आपको भी अफसोस हो रहा होगा सर सुनकर। राजनांदगांव में हो या मध्य प्रदेश में हो, इस तरह की कोई भी घटना हो, हमको नहीं तो किसी भी मानव को इसमें अफसोस होगा और दुख भी होगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि इस चीज को, जो कोविड महामारी है, से जब तक दलीय भावना से ऊपर उठकर सामाजिक स्तर से और राजनीतिक स्तर से सामूहिक रूप से इस पर एक कार्य योजना नहीं बनेगी, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी। और अभी जो स्थिति है देश में वो काफी विस्फोटक स्थिति हो रही है, और जो लोग कह रहे हैं कि अभी सामाजिक दूरी और ये 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इन सब से भी काफी खतरनाक स्थिति में कोरोना जा रही है। इसीलिए ये तमाम समस्याओं के साथ तमाम सरकारें, तमाम दल, तमाम सामाजिक संस्थाएं और प्रशासनिक अधिकारी को संयुक्त रूप से कोरोना से लड़ने की आवश्यकता है। ठीक है प्रीति जी, सवाल ये है कि क्या वाकई में राज्यों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है? क्या स्थितियां अब इतनी खराब हो गई हैं कि पहले तो सिर्फ बेड कम पड़ते थे, अब ऑक्सीजन जो है वो भी कम होने लगी है? कई राज्यों के पास सिलेंडर इस समय ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं है। में पूरी तरीके से दी जा रही है, लेकिन जो सिचुएशन जो मेडिकल हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, वहाँ के सीओ वगैरह से बातचीत हो रही है, क्यों आ रही है? हो सकता है कि जो कोविड का जो दूसरा स्ट्रेन आया है और जिस हिसाब से पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है, हॉस्पिटल्स में भी अपनी एक कमी की वो बता रहे हैं कि हमारे पास इन चीजों की शॉर्टेजेस हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा कि हॉस्पिटल्स के अलावा भी बहुत कुछ हमको प्रिकॉशन लेके और एक कोविड सेंटर्स में बहुत सारे हॉल्स वगैरह को लेके करना पड़ेगा कि जिस हिसाब से मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो हम अब रिस्क नहीं ले सकते हैं। और जैसा कि वहाँ के प्रवक्ता जी ने कहा कि हमको सामाजिक तौर पे बनना होगा, मैंने कहा कि हमको तो पूरी तरीके से इस वक्त मानवीय तौर पे बनना है। कोविड का जो सिचुएशन ऐसा आया हुआ है कि हम इसको
समाज की भी खाली एक चीज नहीं बोल पाएंगे, ये मानवीय संवेदना को लेके हमको चलना पड़ेगा और हर एक जान की हमारे को कीमत है सर, हर एक जान की कीमत के लिए हमको बढ़ना पड़ेगा। अरविंद जी, मानवीय संवेदनाएं खत्म हो रही हैं, क्या ऐसा मान लिया जाए जिस तरह की तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं? नहीं, मानवीय संवेदना खत्म हो सकता है कि कुछ सेक्टर में हो या किसी व्यक्ति के पास, सामूहिक रूप से समाज में यदि मानवीय संवेदना खत्म हो जाती तो आज हम लोग चर्चा पर नहीं बैठते। प्रश्न यहाँ पर यह है कि हमको सत्य के साथ कोरोना की लड़ाई लड़ना है। पूरे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी एक सत्यता है, उस सत्यता के आधार पर जो हमको मरीज सामने आ रहे हैं वो भी एक सत्यता है। इन सब सत्यता के आधार पर और यदि समग्र रूप से पक्ष विपक्ष, हम पहले भी बोल रहे हैं और बार बार बोलते हैं, पक्ष विपक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी या जिनका जो दायित्व है उसके साथ आवश्यकता अनुसार यदि हम लड़ेंगे तो एक हम सही विकल्प दे पाएंगे। अरविंद जी देखिए, वैसे ही लोग काफी डर रहे हैं, वो सामने निकल कर आते नहीं है। अगर उन्हें थोड़े बहुत भी सिम्टम्स लगते हैं वो डर के मारे ही सामने निकल कर नहीं आते, चेकअप नहीं करवाते। उसके बाद अगर इस तरह की तस्वीरें और खबरें सामने आएंगी तो आपको लग रहा है कि लोग हम पर विश्वास कर पाएंगे? लोगों में वैसे ही विश्वास की कमी है, इस तरह की तस्वीरें और खबरें देखने के बाद तो उनका विश्वास पूरी तरीके से उठ जाएगा। लोगों का विश्वास, जिस तरह की यदि खबरें ज्यादा मात्रा में आएगी तो लोगों का विश्वास उठेगा। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि यह विश्वास बनाए रखने के लिए सामूहिक तौर पर इस लड़ाई से लड़ने की आवश्यकता है। जब आरोप प्रत्यारोप से हम कोरोना की लड़ाई कम से कम देश में नहीं लड़ सकते हैं। इस बात को सभी आदमी को समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसा समस्या है जिससे कि हमको सामूहिक रूप से, समग्र रूप से को एक होकर लड़ना पड़ेगा और तभी हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं या इस समस्या से हम जनता को विश्वास दिला सकते हैं, उनके डर से को बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या रोक रहा है सामूहिक रूप से लड़ने के लिए? रोक क्या रहा है? रोड़ा कहाँ आ रहा है? किसने मना किया है कि सामूहिक रूप से मत लड़िए इस महामारी से? दिक्कतें कहाँ पेश आ रही हैं सर? दिक्कत वहीं पर आ रही है कि दिक्कत जब हम इसको एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस यदि बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर जो भी असर हो, जो अभी तक हो रहा है उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तौर पर देख रहे हैं। दिक्कत यहाँ आ रही है, राजनीतिक समस्या जहाँ पर होती है, जहाँ पर सत्ता की समस्या होती है, वहाँ पर हम जो है तो क्या दिक्कत है। यदि अभी कोरोना के समय में 10-12 इलेक्शन हो गए, इमरजेंसी लग जाता है, ये लग जाता है, अब लाखों लोगों के मृत्यु और जीवन का सवाल है। यदि 6 महीना देश में इमरजेंसी चुनाव नहीं होता तो कोई बिगड़ नहीं जाता। हम यदि कहीं पर सेपरेशन की, और जब वो एक कोरोना एक भयावह स्थिति में आ जाता है, चुनाव में हम उसका डिस्कशन नहीं रख पाते हैं। एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाली राष्ट्र है, 125 करोड़ लोगों का राष्ट्र है, लोगों की रैली होती है, उसमें हम जो है जो चुनाव आयोग जो निर्देश देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह पाते हैं। लोगों की रैली होती है, सरकार चुनाव आयोग ने कहा कि 5 गाड़ी से ज्यादा की रैली नहीं होगी। पक्ष विपक्ष किसी के द्वारा 150-200 गाड़ी से ज्यादा की रैली, कम की रैली नहीं होती है दोनों तरफ से। लेकिन इसमें सरकार को भी और हम समझते हैं कि मेरे पार्टी को भी सभी तरह के निर्देशों का पालन करते हुए जनता में विश्वास दिलाना पड़ेगा। इस मामले में किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने की स्थिति में नहीं हुआ। चलिए ठीक है, मैं इसी बात पर आपके पास दोबारा लौटूंगी, उससे पहले एक बार प्रीति जी का रुख कर लेती हूँ। बताइए प्रीति दुबे जी, सामूहिक रूप से कोरोना महामारी से अगर लड़ाई लड़नी है तो दिक्कतें कहाँ पेश आ रही हैं? उनके हिसाब से तो सब दलगत राजनीति में लगे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या सामूहिक रूप से लड़ना नहीं चाहती है? क्या क्रेडिट की लड़ाई है कि नहीं सब कुछ हमने ठीक किया या सब कुछ हमने खराब किया? इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है महामारी की, उसके अंदर क्रेडिट का कोई सवाल ही नहीं होता है। मैंने अभी भी कहा कि हम मानवीय संवेदनाओं पे जाना चाहेंगे। मैं अब सामाजिक और ये व्यवस्था में नहीं, हमें चुस्त दुरुस्त होकर ये देखना होगा कि मेडिकल की कमी या मेडिकल इक्विपमेंट की कमी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे उसको हम वहाँ पे प्रोवाइड कर। कोरोना की वैक्सीन की बात आ रही है, जो इंजेक्शन की बात आ रही है, हमको उससे बात करना चाहिए। अब ऐसा है कि मैं दलगत राजनीति से ऊपर बीजेपी अपना पूरी तरीके से दायित्व और जिम्मेदारी पूरा निभा रही है। जहाँ पे कमियां हो रही हैं, अफसोस कहीं ना कहीं होता है कि हर जगह नहीं पहुंच पाते क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बीमारियों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है और हम कहीं ना कहीं अफसोस
सेफ्टी से वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है, कोशिश में कोई कमी नहीं हो रही है। और कोशिश अगर आप वाकई में अच्छे मन से कोशिश कर रहे हैं तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हालात बहुत जल्दी सही हो। प्रीति जी, मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबर नाम ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। मुद्दे का रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आप बात कर रहे थे चुनावी राज्यों के बारे में, ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी, तो मेरा सवाल यह था सर, प्रियंका गांधी ने पत्र लिख दिया था कि देखिए अभी कोरोना काल काफी ज्यादा बढ़ रहा है, हालात खराब होते जा रहे हैं, तो परीक्षाएं रद्द करने पर सरकार ध्यान दे, और उसका असर भी हुआ कि ठीक है परीक्षाएं रद्द कर दी गई या स्थगित कर दी गई। क्या प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था कि अभी चुनाव नहीं होने चाहिए, चुनावी मौसम भले ही है लेकिन कोरोना काल में इस तरह के ना हो पॉलिटिकल रैलीज, जनसभाएं ना हो? क्या इस तरह का कोई पत्र उन्होंने लिखा था? अगर वाकई में विपक्ष अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है तो? जहाँ तक कांग्रेस है तो हम आपको याद दिला दें कि कांग्रेस पार्टी ने फरवरी में ही संसद में राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना का संकट है और देश को सावधान होने की आवश्यकता है। तब सरकार ने राहुल गांधी का मजाक उड़ा दिया था कि अभी बजट चल रहा है और राहुल गांधी को कोरोना दिखाई दे रहा है। बाद में भी आपको जब पहली चुनाव हुई थी उस समय में बिहार की चुनाव और अन्य राज्यों का जब चुनाव हो रहा था उस समय में भी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था कि अभी, और उस समय में चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी ने लिख के भी दिया था। लेकिन जब उस बात को दरकिनार कर दिया गया, नहीं माना गया, तो बार बार एक ही चीज को लिख के देने का कोई मीनिंग नहीं होता है। सरकार के कुछ चीज ऐसा टेक्निकल है जहां पर कि सरकार का निर्णय ही फाइनल होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि उस समय में जब कोरोना का प्रथम चरण था, यहाँ पर नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम कराया गया, ये इसमें विपक्ष और कोई कुछ नहीं कर सकता था। उस समय में इसको जो है तो धार्मिक मुद्दा बनाया गया, तबलीगी जमात के कारण देश में कोरोना फैल रहा है, इसको हिंदू मुस्लिम करवाया गया। उसमें सरकार कुछ, उसमें विपक्ष कुछ नहीं कर सकता था, विपक्ष रोका। तो इस सब तरह की घटनाएं पर कुछ चीज ऐसी होती है जो कि सरकार के द्वारा ही की जा सकती है, विपक्ष का सलाह, और विपक्ष के सलाह को सरकार विरोध के रूप में लेती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सरकार के किसी भी सकारात्मक निर्णय का आज तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा या प्रियंका जी के द्वारा या कांग्रेस नेता के द्वारा उसका विरोध नहीं किया गया है। ठीक है, बताइए प्रीति दुबे जी, वो तो विपक्ष ने तो अपनी भूमिका निभाई लेकिन सरकार चूक गई, सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया।
आप एक बात बताइए, विपक्ष ने कौन सी भूमिका निभाई? विपक्ष, मैं बोल रही हूँ, जब अगर विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई होती तो किसान रैली को अब तक इतनी हवा नहीं मिल रही होती। आप एक बात बताइए, दिल्ली के बॉर्डर से, एमपी के बॉर्डर पे सारे किसान रैली कहाँ पे आ रहे हैं? सारे किसानों की जमावट कहाँ बना के बैठे थे? हम तो कितनी बार कह रहे थे महामारी का समय है, ये तरीके की रैली, इस तरीके की भीड़ मत करिए। तो उसको हवा कौन दे रहा था? कांग्रेस कहाँ से साफ बन रही है? आप एक बात बताइए कि सत्ता में बैठना मतलब क्या है? आप पूरे देश को हमको देखना है, पूरे देश में हमको मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। तो क्या विपक्ष की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कुछ हमारे साथ मिलकर बात करें? हमने कहा मानवीय संवेदनाओं पे हमको साथ आना पड़ेगा। आप किसान रैली में कितने लोगों को वहां पे लंगर लगा के खिलवा रहे थे? कितनी बार सरकार ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तब कांग्रेस की जवाबदारी नहीं होती? आपने अभी तो यही रैली के लिए तो हमने बोला था, भैया हमारी व्यवस्था खराब मत करिए। आज बच्चों का एग्जाम हमको स्थगित करना पड़ रहा है, लिखा जा रहा है तो हमने स्थगित किया। प्रियंका गांधी ने लिखा, हमने हमारी सरकार ने उसका संज्ञान लिया। आप ऐसी बातें तो लिखिए तो सही, संज्ञान ना हो तब बात करिए ना। तो पॉलिटिकल रैलीज के लिए किसी ने कुछ नहीं लिखा क्या प्रीति दुबे जी, कि अभी पॉलिटिकल रैलीज रहने देते हैं, अभी क्या जरूरत है? अगर 4 महीने और नहीं होते चुनाव तो कुछ हो जाता क्या? क्या प्रतिपक्ष मानेगा? क्या प्रतिपक्ष वो तो कह रहे हैं कि वो आपने इसके लिए कदम नहीं उठाया। ये बात अभी मैंने यही सवाल किया अरविंद जी से, उन्होंने कहा कि आपको ये कदम उठाना चाहिए था। तो किसान रैली के लिए क्या हमने कदम उठाया था? किसान रैली के लिए हम कदम उठा रहे थे। मैंने बोला हर वक्त विरोधी पक्ष अपना पक्ष रखता है, मीटिंगें हो रही हैं, मीटिंग में रखिए ना, आप दीजिए, हमको सजेशन मांगा जा रहा है, चुनाव नहीं करा रहे हैं क्या? सारे लोग बैठेंगे तो क्या सारा विपक्षी दल बैठ के अगर संविधान के सामने कहे कि हमको नहीं कराना है तो क्या सरकार नहीं लेगी उसका संज्ञान? हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जब पार्लियामेंट में कोरोना के बारे में जानकारी मिली तो अपोजिशन के, या अपोजिशन रोकेगा विदेश से भारत में नागरिक को आना? यह सरकार का काम है। अब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि पूरे दुनिया में कोरोना महामारी फैल रहा है और आपके फाइनेंस मिनिस्टर और आपके शिक्षा मंत्री ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया वहां पर और कहा कि अभी फाइनेंस बजट चल रहा है और आप कोरोना की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने उस समय में कहा था तो विदेश से लोग आ रहे हैं उन पर रोक लगाइए, तो उस समय में आप मजाक उड़ाए थे। राहुल गांधी का काम नहीं है कि एविएशन मिनिस्टर का जो विदेश से हमारे नागरिक उनका वीजा कैंसिल किया जाए। ये तबलीगी जवाब का जो मीटिंग हुआ वो भी आपके कारण हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र ने अपनी सरकार बचाने के लिए मीटिंग को कैंसिल कर दिया था। पहले ये मीटिंग महाराष्ट्र में होने वाला था, तब आपने दिल्ली में परमिशन दिया ताकि इसको हिंदू मुस्लिम किया जा सके। अरे तो क्या सरकार, क्या देश चलाना बंद कर लगा रहा था? हम कहेंगे देश चलाना बंद कर देंगे, सरकार देश नहीं चलाएगी। अरे क्वारंटाइन सेंटर पूरे देश में कैसे बंद हो गया? आपने पूरे देश में जो ग्रामीण क्वारंटाइन सेंटर था उसको आपने बंद कर दिया। यह कैसे बंद हो गया? यह सरकार का काम है, यह विपक्ष का काम नहीं है। आपको मैं आरोप नहीं लगा रहा था, लेकिन आप यदि आरोप लगाने पर आएगी, हर आरोप आता है जिसके कारण कोरोना की महामारी, आप ताली बजवा रहे हैं, कोरोना ताली बजने से ठीक होगा। आप दीप डलवा रहे हैं, कोरोना दीप डलने से ठीक होगा। आप लाइट ऑफ करवा रहे हैं, कोरोना लाइट ऑफ करने से ठीक होगा। ये सब काम सरकार देश को दिग्भ्रमित करने के लिए कर रही है। आप इस चीज को समझिए। मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं डालना चाहता था, लेकिन आप यदि आरोप प्रत्यारोप पे आइएगा तो पूरी सरकार कोरोना के लिए कर रही है। क्या सरकारी तंत्र बंद कर देंगे? मैं बोल रही कोरोना खत्म होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। ठीक है प्रीति जी, अरविंद जी, एक एक करके बात करते हैं। सवाल मेरा दोनों से यही रहेगा, एक एक करके जवाब दे दीजिएगा। पहले प्रीति जी आपसे चाहूंगी कि क्या देश एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? जिस तरीके से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में मामले आ रहे हैं, लॉकडाउन की स्थितियां बन रही हैं दोबारा? जो दूसरा स्ट्रेन आया हुआ है उसकी जो लक्षण है वो एकदम अलग है। और अगर जो रिपोर्ट्स आएंगी, मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट्स आएंगी या ये रिपोर्ट्स आएंगी, उसका संज्ञान तो सरकार को लेना होगा। और वो कोविड का जो चेन है उसे तोड़ने के लिए कर्फ्यू तो लगाया जा रहा है, थोड़ी थोड़ी जगह पे हमने लॉकडाउन भी किया, 1 हफ्ते का 2 दिन का किया जा रहा है।
तो हो सकता है उससे हम ये भी मना भी नहीं कर रहे, लेकिन स्थिति जैसे जैसे क्लियर होगी उस हिसाब से डिसीजन लिए जाए। ठीक है अरविंद जी, आप बताइए आपको क्या लग रहा है अभी हाल की परिस्थितियों को देखते हुए? लॉकडाउन तो 50% लग ही चुका है। बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, बच्चों का स्कूल कॉलेज बंद है, और लेकिन जो फुल लॉकडाउन है उससे सबसे बड़ा जो भयावह स्थिति है वो कम्युनिटी स्प्रेड के तरफ जो है कोरोना बढ़ रहा है। यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर सरकार के लिए और आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए और प्रशासन के लिए, इसीलिए अभी समय रहते सभी लोगों को मिलकर मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे लड़ने की आवश्यकता है। थोड़ा देर के लिए दलगत राजनीति से हटकर और एक सामाजिक व्यवस्था के तहत, मानवीय संवेदना के तहत लड़ने की आवश्यकता है। यही प्रीति जी, एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा, भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, तो पिछली बार की तरह तो नहीं हो जाएगा, एकदम से लॉकडाउन लगा दिया और फिर प्रवासी मजदूरों की इतनी दिक्कत पेश आ गई। तो अभी से सरकार सतर्क है या नहीं? तमाम राज्यों से बात करनी चाहिए बैठकर कि किस तरीके से आगे निर्णय लिया जा सकता है। अगर लॉकडाउन लगाना है तो पहले इन मजदूरों का इंतजाम किया जाए, गरीबों के रहने खाने की व्यवस्था की जाए। इन चीजों को लेकर कैसे और क्या आने वाले समय में कार्य योजना तैयार होगी? पल्लवी जी, इसके लिए आपको पता होगा कि 4 दिन पहले ही पूरे राज्यों के साथ में हमने डिजिटल सबकी मीटिंग ली हुई है सरकार ने, और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से पूछा भी है कि आप किस तरीके की आप चाहते हैं कि सुविधा किस तरीके से की जाए, या लॉकडाउन कहाँ लगाया जाए, नहीं लगाया जाए। आप सभी से हमने उनके सजेशन मांगे हुए हैं। सजेशन जैसे ही पूरे इसका आ जाता है, पूरे राज्यों का आ जाता है, उसके बाद में वो स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और राज्यों को ये बोला गया है कि पहले जो मजदूर हैं उनकी चिंता हमें पहले करनी है, बच्चों की चिंता हमें पहले करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जिस हिसाब से एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। तो अगर जिस हिसाब से अब एग्जाम आगे बढ़ेंगे तो शिक्षक की भी इस सारी चीजों के ठीक है, बिल्कुल काफी चीजें यहाँ पर देखने के लिए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि पहले से ही सरकार सतर्क हो और पूरी कार्य योजना यहाँ पर तैयार कर ली जाए। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि देश एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, वहीं कोरोना के जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।